सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई क्लास, जिसका हमारा जो विषय है वो है छंद। ये छंद है क्या, छंद किसे कहते हैं, साहित्य में इसकी क्या उपयोगिता है। और आज आपके सामने एक नया दृश्य, नया लुक, नया बोर्ड, नया क्लासरूम, पूरी तरह से सब कुछ नया आपके लिए। इसके ऊपर लिखने में भी आपने को किसी प्रकार की समस्या न होगी, बार बार मिटाने वाली भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य का जो पेपर है वो 5 अप्रैल को है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अलंकारों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे छंदों के बारे में, और अपने पाठ्यक्रम में जो निर्धारित जो छंद है उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से उनमें 2, 3 या 4 नंबर के जो प्रश्न है वो अपने से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, छंदों के बारे में हमसे पूछा जा सकता है कि इसकी परिभाषा के बारे में, ये जो छंद है वो कहते किसे हैं। तो देखो, छंद साहित्य की वह रचना है, साहित्य की वह रचना जिसमें यति, गति, मात्रा, यति, गति, मात्रा, चरण, दल, गण इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। तो वह जो रचना है वह क्या कहलाती है, अपनी छंद कहलाती है। छंदों के बारे में यदि बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह आर्य, प्राचीनतम आर्य भाषा है। प्राचीनतम जो आर्य भाषा है वो प्राचीनतम आर्य भाषा कौन सी, अपनी छंद है। और छंदों का जो प्रयोग होता है वह प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि इसका प्रयोग गद्य में नहीं होगा, प्रमुख रूप से किसमें किया जाता है, जो पद्य भाग है इस पद्य भाग में छंदों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो पद्य जो होते हैं वो कैसी रचना होती है, एक छंदबद्ध रचना होती है। अब देखिए, जो छंद है इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में यदि बात की जाए तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रसन्न करना। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रसन्न करना। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फुसलाना। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बांधना। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है अक्षरों की जो संख्या है उस अक्षरों की संख्या के बारे में बताना। ये जो सारी चीजें हैं ये सब किसके अर्थ हैं, छंद के अर्थ हैं। तो छंद का अर्थ हो गया प्रसन्न करना, फुसलाना, बहलाना, बांधना, अक्षरों की जो संख्या है उसके बारे में परिणाम बताना, उसके बारे में जानकारी देना। तो ये छंद है जो प्राचीनतम एक आर्य भाषा है, छंद है। इनका प्रयोग प्रमुख रूप से किसमें किया जाता है, पद्य में किया जाता है। और ये जो छंद है वह कैसी रचना है, तो मैंने बता दिया, इस साहित्य की वह रचना है जिसमें यति का, गति का, मात्रा, चरण, दल, गण इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। तो वह रचना क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। दो शब्द अपने सामने आते हैं, एक होता है छंद और एक होता है छंद विधान। छंद और छंद विधान, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना। यदि किसी रचना में यति, गति, मात्रा इन सब का संगठन रहता है तो वह चीज क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। लेकिन यदि किसी रचना में यति है, गति है, मात्रा है, चरण है, दल है, इन सब की संगठन न होकर इन सब की क्या होती है, व्यवस्था होती है। तो उस व्यवस्था, उस प्रबंध को क्या कहा जाता है, छंद विधान कहा जाता है। छंद के बारे में हम अध्ययन करेंगे और अध्ययन करते समय अपने से जो प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा के अंदर, जो आवश्यक जो वस्तुनिष्ठ है, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से हमसे पूछ सकता है यति के बारे में, पूछ सकता है गति के बारे में, मात्रा के बारे में, चरण के बारे में, दल के बारे में और गण के बारे में अपने से पूछा जा सकता है कि ये क्या चीजें हैं। तो देखिए, यति, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम छंदों का वाचन करते हैं और छंदों का वाचन करते समय यदि बीच में कहीं पर भी अपने को विराम लेना पड़ जाए, बीच में कहीं भी अपने को ठहराव लेना पड़ जाए, तो उस विराम को, उस ठहराव को, उस विश्राम को हम क्या कहते हैं, यति कहा जाता है। ये चीज याद रखिए। स्वर का जब वाचन किया जाता है तो वाचन करते समय उसमें जो आरोह है और अवरोह होता है,
स्वर का जो वाचन जो लय और ताल के साथ किया जाता है, तो उस लय और ताल में जो आरोह है, जो अवरोह होता है, जो उतार चढ़ाव होता है, उस आरोह चढ़ाव को क्या कहते हैं? अपन गति कहते हैं। फिर है मात्रा। तो स्वरों का जो वाचन करते हैं, उन स्वरों के वाचन में लगने वाला समय, स्वरों के वाचन में लगने वाला समय, स्वरों का जब वाचन करते हैं, उन स्वरों का वाचन करते समय जो अपने को समय लगता है, उसको स्वर समय को ही क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। ये अपने से जो अवसर है, वस्तुनिष्ठ है, रिक्त स्थान की पूर्ति है, उसमें पूछे जा सकते हैं कि स्वरों के वाचन में लगने वाले समय को रिक्त स्थान दे दिया फिर कहते हैं। तो रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है कि स्वरों के वाचन में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। उसी प्रकार से जब किसी छंद का वाचन किया जाता है, तो वाचन करते समय उसमें लय ताल आदि में जो आरोह अवरोह होता है, उस आरोह अवरोह को क्या कहा जाता है? तो उस आरोह अवरोह को अपन क्या कहेंगे? तो यहाँ पर है गति। इसी प्रकार छंद का वाचन करते हैं और वाचन करते समय बीच में जो ठहराव लिया जाता है, उस ठहराव को, उस विश्राम को क्या कहते हैं? अपन किस नाम से जानते हैं? यति के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दल क्या है, तो इसके बारे में बहुत ही वैसे तो कम पूछा जाता है। चरण, तो चरण क्या होते हैं? प्राय देखने में आता है कि कोई भी जो छंद होता है, उस छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण का मतलब है कोई भी छंद है, उस छंद का जो चौथा भाग होता है, यानी उस छंद का जो चतुर्थांश, चौथा अंश जो होता है, उस चौथे अंश को क्या कहा जाता है? चरणे कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी छंद होता है, तो उस छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ये हो गया चरण। दल क्या होता है कि जब 2 चरण एक पंक्ति में लिख दिए जाते हैं, 2 चरण एक पंक्ति में लिख दिए जाते हैं, जब 2 चरणों को एक पंक्ति में लिख दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? दल कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस पंक्ति में दल होता है, उसमें 2 चरण होते हैं। जब 2 चरणों को जैसे अपन चौपाई छंद लिखते हैं, तो चौपाई छंद में क्या होता है? 16-16 मात्राएं होती हैं, और 16-16 मात्राएं होने के कारण उसका जो चरण है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसके जो 2 चरण है, उसको 2 चरणों को एक ही पंक्ति में लिख देते हैं। इसलिए उस पंक्ति में अपनी चौपाई जो है, उसके चरण तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और उसका जो दल है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन गण के बारे में। तो गण, ये प्रश्न अपने से पूछा जा सकता है कि गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों का जो समूह होता है, उन 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। सॉरी, दल नहीं, गण कहते हैं। और हिंदी साहित्य में यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी में गणों की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है? 8 होती है। इसका एक सूत्र मैंने आपको बताया था याद करने का, यह माता राज भान सलगा, ये माता राज भान सलगा, ये सूत्र मैंने आपको बताया था, ये याद रख लेना। तो आपको ये जो 8 गण है ये याद रह जाएंगे। कैसे करोगे? तो यहाँ पर जैसे मैंने सबसे पहले ये गण हो गया, तो इसमें क्या करोगे? ये 3 वर्णों का समूह है, तो यहाँ से ये 3 का जोड़ा बनाओगे, 1 2 3, ये 3 का जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा, ये का, मा का और आ का। दूसरा जो अपन गण की बात करें, तो ये है मैगण। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 3 का जोड़ा बन जाएगा मा ता रा। तीसरे गण के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे त्रैगण है, तो ये 3 का जोड़ा, फिर रैगण, जयगण, बैगण, नैगण, और अंतिम जो गण है वो कौन सा हो जाएगा? अपना सैगण हो जाएगा। क्योंकि तो सैगण में क्या हो जाएगा? ये 3 के जोड़े बन जाएंगे, लेकिन अंत में लय और गय बच जाएंगे। तो लय का मतलब हो जाएगा यहाँ पे लघु मात्रा, और गय का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु मात्रा। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ से आप 3 के जोड़े नहीं बने, जैसे बनाओगे तो 1 2 बनेगा, और वैसे तो वैसे बनना नहीं है। तो यहाँ पर टोटल 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कुल कितने गण हो गए अपने? 8 गण हो जाएंगे। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गण किसे कहते हैं, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि 3 वर्णों के समूह को खालिस्तान कहते हैं, तो गण कहते हैं। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि खालिस्तान वर्णों के समूह को गण कहते हैं, तो कितने वर्णों के? तो वहां पर आप लिख दोगे 3 वर्णों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? अपना गण कहलाता है। इसके अलावा मात्रा के बारे में पूछा जा सकता है कि स्वरों के जो वाचन है, उस स्वरों के वाचन में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न ऐसे आ गया, खालिस्तान के वाचन में, खालिस्तान के वाचन में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, मात्रा कहते हैं। और आप ये चीज जरूर ध्यान रखना कि जो मात्रा होती है वह हमेशा किसके ऊपर लगती है? स्वरों पर लगती है। व्यंजन के ऊपर कभी भी मात्रा का प्रयोग
नहीं किया जाएगा। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे कि जो मात्रा है वो सदैव किसके ऊपर लगेगी, स्वरों के ऊपर लगेगी। व्यंजन जो वर्ण होते हैं उनके ऊपर कभी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब हमने आगे लिख दिया कि खालिस्तान के वाचन में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। तो किसके वाचन में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, तो आप लिख देंगे स्वरों के वाचन में लगने वाले समय को। मान लीजिए स्वर यहाँ पे लिखा हुआ है और रिक्त स्थान दे दिया यहाँ पे, तो स्वरों के वाचन में लगने वाले समय क्या कहते हैं, तो आपको क्या लिखोगे, इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, मात्रा। की स्वरों के वाचन में जो लगने वाला जो समय है उसको क्या कहते हैं, अपने मात्रा कहते हैं। अब देखिए छंदों के बारे में आपने अध्ययन कर लिया। अब इसके बारे में कि जो छंद है उसे, छंद है उसकी परिभाषा क्या है, छंद किसे कहते हैं, तो साहित्य की वह रचना है जिसमें यति, गति, मात्रा, चरण, दल, गण आदि का ध्यान रखा जाता है। इनके नियमों से बंधी हुई जो साहित्य रचना होती है वह क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। इसका शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया, प्रश्न करना, फुसलाना, बांधना, बहलाना, अक्षरों की जो संख्या है उसके बारे में जानकारी देना। जो छंद होते हैं उसमें यति, गति, मात्रा है, ठीक है, इसके साथ चरण, दल है, इन सब की क्या रहती है, व्यवस्था रहती है, तो छंद विधान है। और यदि उनका संगठन है तो वो क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। इन सब के बारे में अपने अध्ययन कर लिया। गण के बारे में देख लिया कि 3 वर्णों का जो समूह उसको क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। और गणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। अब हम अध्ययन करेंगे कि जो छंद है, ये छंद होते हैं वो प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो छंद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं वैसे तो, एक तो वैदिक छंद है और एक लौकिक छंद है। अब अपने को जो यहाँ पर विभाजन करना है वो लौकिक छंदों का करना है, और उसी के अनुसार अपने जो परीक्षा में है वो प्रश्न पूछे जाएंगे कि जो छंद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ और उस डायग्राम के माध्यम से आप ये समझने का प्रयास करोगे कि जो छंद होते हैं वो छंद है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ छंद। छंद जो होते हैं वो प्रमुख रूप से 2 है। एक तो होता है अपना वैदिक छंद और एक है अपना लौकिक छंद। यानी जिनमें वेदों की रचना की गई थी वो वैदिक छंद है, और लौकिक जो लोक में जो प्रचलित है जो छंद वो कौन से हो जाएंगे, अपने लौकिक छंद है। वैदिक छंदों की यदि बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है, 7 है। बाकी जो बच गए वो सारे के सारे कौन से, अपने लौकिक छंद है। अब अपने को यहाँ पे जो विभाजन करना है वो लौकिक छंदों का करना है कि लौकिक छंद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है अपना वर्णिक छंद। एक मात्रिक छंद होता है और एक वर्णिक छंद होता है। यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा जिन छंदों की गणना, जिन छंदों की गणना, जिन छंदों की गणना खालिस्तान के आधार पर की जाती है, आधार पर की जाती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अब देखो जब मात्रिक छंदों के बारे में बात आ गई तो इन छंदों की जो गणना है वो किसके आधार पर होगी, मात्राओं के आधार पर। यानी जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर होगी वो क्या कहलाएंगे, मात्रिक छंद। और जिन छंदों की जो गणना है वो किसके आधार पर होगी, वर्णों के आधार पर होगी, तो वे क्या कहलाते हैं, वर्णिक छंद कहलाते हैं। बस ये ध्यान रख लेना कि इसकी गणना है वो किसके आधार पर होगी, मात्राओं के आधार पर गणना। इसकी गणना किसके आधार पर होगी, मात्राओं के आधार पर गणना होगी, मात्राओं के आधार पर गणना होगी। और इसकी जो गणना होगी वो किसके आधार पर होगी, वर्णों के आधार पर, वर्णों के आधार पर गणना होगी, ध्यान में रख लेना। अब देखिए जो वर्णिक छंद होते हैं ये हमने बता दिया कि इनकी जो गणना है वो किसके आधार पर होगी, वर्णों के आधार पर। ये प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये 2 प्रकार हैं, ये कौन कौन से हैं, तो जो वर्णिक छंद होते हैं एक तो होते हैं गणबद्ध और एक होते हैं अपने मुक्तक। एक तो होता है गणबद्ध और एक कौन सा होता है, मुक्तक। अब देखिए नाम से पता चल रहा है, पहली बात तो ये कि जो वर्णिक छंद होते हैं उसमें गणना किसके आधार पर होती है, वर्णों के आधार पर। तो इसका मतलब वर्ण है वो तो इसमें भी रहेंगे और वर्ण है वो इसमें भी रहेंगे। अंतर क्या है, यहाँ पर जो वर्णिक छंद होते हैं, अब देखिए इसमें नाम में चल रहा है कि गण, वर्णों के साथ क्या रहेगा, गण। यानी वर्णों के साथ गणों की जो संख्या होती है वो नियत होती है, वो निश्चित होती है। तो परिभाषा क्या बन जाती है गणबद्ध छंदों की, कि जिन छंदों में वर्णों की और गणों की नाम ही लिख रखा है, देखो गण, वर्ण तो दोनों में होंगे क्योंकि वर्णिक छंद है।
और इसके दो भेद होते हैं, एक गणबद्ध होता है, एक कौन सा होता है, मुक्तक होता है। तो वर्णिक है तो वर्ण इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, ये तो सीधी सी बात है। अब गण है तो गण इसके अंदर रहेंगे, नाम से पता चल रहा है। तो जिन छंदों में वर्णों की और गणों की, इन दोनों की जो संख्या होती है वो निश्चित रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, गणबद्ध वर्णिक छंद कहते हैं। लेकिन इसमें नाम लेख रखा है कि देखो मुक्त, इसमें जो गण होते हैं वो मुक्त रहते हैं। कहने का मतलब होता है कि इन छंदों की जो गणना होती है वह केवल किसके आधार पर होती है, वर्णों के आधार पर होती है। गणों का, गणों की जो संख्या होती है और गणों की संख्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। ये प्रश्न पूछा सकता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। तो देखो ऐसे वाणिज्य छंद जिसमें गणों की संख्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है या गणों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, गुणों की कोई गणना वहां पर नहीं होती है, तो वो कौन से हो जाएंगे, मुक्तक हो जाएंगे। लेकिन जब वर्ण के साथ गणों की संख्या भी क्या रहती है, निश्चित रहती है, तो वहां पर वो छंद कौन से हो जाएंगे, वो वर्णिक छंद है, वो गणबद्ध वर्णिक छंदे हो जाएंगे। रटना नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्णिक जो छंद होते हैं इसमें गण लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें गण रहेंगे, और इसमें मुक्त है, इसका मतलब इसमें जो गण है वो मुक्त रहेंगे, और वर्णिक है तो वर्ण तो दोनों में रहेंगे। मात्रिक छंदों के बारे में यदि बात की जाए तो ये जो छंद होते हैं चाहे मात्रिक हो या वर्णिक छंद हो, अब इसमें अपन अध्ययन करेंगे कि ये तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन कौन से होते हैं, एक तो होता है सममात्रिक, एक होता है अर्ध सममात्रिक, और एक होता है विषम मात्रिक। अब यही अपन इसके बारे में देखेंगे कि जो वर्णिक छंद है ये भी प्रमुख रूप से कितने प्रकार के हो जाएंगे, ये तीन प्रकार के हो जाएंगे। सम हो जाएगा, अर्ध सम हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अब देखिए सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या हो जाएगा, समान। अब इसमें क्या होते हैं कि सममात्रिक जो छंद होते हैं इनमें जितने भी जो चरण होते हैं वो चरण क्या होते हैं, समान होते हैं। अब चरण कितने होते हैं, प्राय चार, तो चार चरण होते हैं और चारों के चारों चरण होते हैं वो समान होते हैं, यानी चारों चरणों में समान विशेषताएं पाई जाती है, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। ध्यान ये रख लेना कि यहाँ पर बात मात्राओं की हो रही है या वर्णों की हो रही है। मात्राओं की हो रही है तो सममात्रिक, यदि बात वर्णों की हो रही है तो समवर्णिक छंदे हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सममात्रिक, तो सममात्रिक का मतलब होता है जिस छंद में सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है, या जिस मात्रिक छंद में सभी चरणों में समान विशेषताएं पाई जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, सममात्रिक छंद। वर्ण की यदि बात की जाए तो जिस छंद में सभी चरणों में वर्णों की संख्या जो होती है वो निश्चित होती है उसे क्या कहेंगे, समवर्णिक। मात्राओं की संख्या निश्चित, सममात्रिक, सभी चरणों में वर्णों की संख्या निश्चित, समवर्णिक हो जाएगा। अर्ध सममात्रिक में क्या हो जाएगा, आधे आधे, यानी आधे का मतलब कितना विचार का था, तो यानी जो दो दो चरण होते हैं उन दो दो चरणों में समान विशेषताएं पाई जाती है। चारों चरण समान नहीं होंगे बल्कि आधे आधे समान होंगे। तो जिन मात्रिक छंदों में आधे आधे चरण समान होंगे वो अर्ध सममात्रिक, और जिन छंदों में आधे आधे चरणों में समान वर्ण पाए जाएंगे या आधी आधी समान विशेषताएं पाई जाएंगी वो क्या कहलाएंगे, अर्ध समवर्णिक छंदे कहलाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं अपन विषम छंदों के बारे में। तो विषम छंद कौन से होते हैं, जिनमें न तो सममात्रिक के लक्षण पाए जाते हैं और न ही अर्धसम के पाए जाते हैं, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, विषम मात्रिक। यानी इसमें क्या होता है कि इसके जो चरण होते हैं इनके चरणों में अलग ही विशेषताएं पाई जाती है। और दूसरी बात ये कि इसमें जहां पर हम इसमें देखते हैं कि चार चार चरण होते हैं, तो प्राय विषम जो होते हैं उन विषम मात्रिक छंदों में चरणों की जो संख्या होती है वो कितनी निश्चित हो जाती है, 6 चरण यहाँ पर हो जाते हैं। और यही बात इसमें हो जाएगी कि इसमें भी क्या होती है कि न तो चारों समान होंगे न आधे आधे समान होंगे, अलग विशेषता पाई जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, विषम वर्णिक छंदे हो जाएंगे। अब अपने जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में अपने कुल 8 छंद यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। उन 8 छंदों के बारे में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर अपने एक तो छंद है गीतिका, एक है अपना हरि गीतिका, एक है अपना कुंडलियां, और एक अपना छपे। तो इस प्रकार से अपने जो जितने भी जो यहाँ पर मात्रिक छंद है और मात्रिक छंदों में कुल कितने हैं, 4। वर्णिक छंदों की यदि बात की जाए तो वर्णिक छंदों में है द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित, इसके अलावा वंशस्थ, वंशस्थ,
कवित और सवैया। यहां पर ये जो चार है ये अपनी क्या है, वर्णिक छंद। तो कुल कितने हैं, 8। 8 में से 4 अपने मात्रिक हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि जो हरिगीति का छंद है वो कैसा छंद है, रिक्त स्थान दे दिया, फिर हरिगीति का रिक्त स्थान छंद है, तो किस प्रकार का छंद है, मात्रिक है, वर्णिक है। मात्रिक में भी पूछा लिया जाएगा कि अर्ध सम है या विषम है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो अपने पाठ्यक्रम में जो 4 वर्णिक छंद लगे हुए हैं ये चारों के चारों ही समवर्णिक है, ये ध्यान रख लेना। यानी यहाँ पर अर्ध सम वाला सिस्टम ही नहीं है, चारों के चारों क्या है, समवर्णिक है। इनमें नाम दे दिया कि द्रुत विलंबित जो छंद है वो किस प्रकार का छंद है, तो द्रुत विलंबित एक रिक्त स्थान दे दिया, फिर छंद है, तो किस प्रकार का छंद है, समवर्णिक छंद है। वंशज कैसा छंद है, समवर्णिक छंद है। कवित कैसा है, समवर्णिक है। सवैया है वो कैसा है, वो एक समवर्णिक छंद है। तो यहाँ पर वर्णिक छंदों में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम ध्यान में रखना है कि ये कौन कौन से हैं। द्रुत विलंबित होते हैं उसमें 12 वर्ण होते हैं, वंशज में भी क्या होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। सवैया जो होता है उसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, और जो कवित होता है उसमें कितने वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। द्रुत विलंबित और वंशज इसमें 12 वर्ण होते हैं। अंतर केवल कितना है कि ये जो 12 वर्ण होते हैं ये नयगण, भयगण, बैगण और रैगण के क्रम में लिखे जाते हैं। वंशज है वो जयगण, तयगण, जयगण और रैगण के क्रम में लिखे जाते हैं, ये ध्यान रखना है ना। और प्रत्येक गण में 3-3 होते हैं, तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो कुल कितने वर्ण हो जाएंगे, 12। इसमें 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, कुल कितने वर्ण हो जाएंगे, 12 वर्ण हो जाएंगे। बस इनके जो गण है यहाँ पर वो अलग आ जाएंगे। अंतिम का जो है यहाँ पर वो सेम है, समान है, लेकिन प्रारंभ के जो है यहाँ पे नयगण, भयगण, बैगण और रैगण। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नभो भरो, क्या बताया था, नभो भरो। और इसके बारे में आपको बताया था जतो जरो, नभो भरो और जतो जरो। इसके अलावा कवित की बात करें तो कवित जो होता है उसमें क्या होते हैं, 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, और इसके कुल 11 भेद होते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सवैया के कुल कितने भेद होते हैं, तो सवैया के जो कुल होते हैं वो कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं। इसमें देखिए 22 वर्ण, 23, 24, 25 और 26। तो 22 है ऐसा केवल एक में होगा, 26 है वो केवल एक में होगा, बाकी बच गए 3, तो तीनों में क्या हो जाएगा, 3-3, ये लो। तो कुल कितने हो जाएंगे, 3-3 9, 10 और 11, ये 11 है। यानी 22 जो वर्ण है वो 22 वर्णों वाला केवल एक है, 26 वाला भी कितना है, एक है, बाकी बीच के जो 3 बच गए उन सब में कितने हैं, 3-3 है। ये ध्यान रख लेना कि 23 होंगे, 23 वर्ण वाले भी 3 है, 24 वाले भी 3 है, 25 वाले भी 3 है, इनके अलग अलग लक्षण है। इतना अपने पाठ्यक्रम में नहीं पूछा जाएगा, केवल अपने से इतना पूछा जाएगा कि जो सवैया जो छंद होता है उसमें वर्ण कितने होते हैं, तो 22 से लेकर 26। कवित की यदि बात पूछी जाए तो कवित में कितने होते हैं, 31। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ये जो मात्रिक छंद है और वर्णिक छंद है इसमें दो भेद और करते हैं कि भाई एक होता है साधारण और एक होता है दंडक, साधारण और दंडक। अब इसमें देखिए ये मात्रिक भी होता है और क्या होता है, वर्णिक भी होता है। अंतर क्या है इसमें, देखिए साधारण जो मात्रिक होते हैं उसमें मात्राओं की संख्या होती है 32 तक मात्राएं कितनी होती हैं, 32 तक मात्राएं होती हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि मात्राओं की जो संख्या है 32 से प्लस हो जाएगी, 32 से अधिक यानी 33 हो जाएगी, 33 या 33 से अधिक हो जाएगी, 32 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, 33 या अधिक, 33 या 33 से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो वो कैसा हो जाएगा, दंडक हो जाएगा। यानी साधारण मात्रिक जिसमें 32 तक की मात्राएं होती हैं, और यदि दंडक मात्रिक की बात करें तो जिसमें मात्राओं की संख्या 32 से ज्यादा यानी 33 या 33 से अधिक हो जाएगी, 32 तक साधारण रहेगा। वर्णिक में क्या रहता है कि यदि वर्णों की संख्या 26 तक है, 26 तक वर्ण है, तब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना साधारण वर्णिक हो जाएगा। लेकिन यदि 26 से ज्यादा हो जाएंगे, 26 प्लस हो जाएगा यानी 27 या अधिक हो जाएंगे, तब वहां पर ये वर्णिक है उसका कौन सा भेद हो जाएगा, दंडक हो जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि साधारण मात्रिक और साधारण वर्णिक। अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो 32 होते हैं ये मात्राओं में होते हैं या फिर ये जो 32 होते हैं ये वर्णों में होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे वर्ण जो होते हैं उन वर्णों की जो संख्या होती है वो तो एक ही काउंट होगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, सब लिख दिया काका, एक मान लीजिए काका लिख दिया, चाचा लिख दिया, पापा ने कुछ भी लिख दिया, पिता लिख दिया। अब यहाँ पर जो वर्णों की संख्या है वो तो 2 ही है, 1 और 2, यहाँ पर एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो वर्ण है इसमें वर्ण तो कितने हो जाएंगे, 2।
लेकिन जब इसके अंदर अपन मात्राओं की बात करेंगे तो मात्राएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, तो इसमें देखिए इसमें गुरु मात्रा है और इसमें कौन सी मात्रा है, गुरु मात्रा है, तो 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4। तो मात्राएं ज्यादा होती हैं तो मात्राओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा रहेंगी। तो 32 तो मात्राएं हैं और 26 तक क्या है, वर्ण है, तब तो ये साधारण है। और यदि मात्राओं की संख्या 32 से अधिक और वर्णों की संख्या 26 से अधिक तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दंडक हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि यहाँ पर द्रुत विलंबित है, उसमें 12 वर्ण है, यानी मामला 26 तक है। इसमें भी कितने हैं, वंशज में, इसमें भी 12 है, तो इसमें भी मामला 26 तक है। सवैया में 22 से लेकर 26 तक है, यानी 26 तक आ जाएंगे। तो ये जो 3 है, द्रुत विलंबित है, वंशज है और सवैया है, ये है तीनों की तीनों किस प्रकार के, साधारण वर्ण, ये ध्यान में रख लेना। अब यदि बात की जाए कवित की, तो कवित में मैंने आपको बता दिया कि कवित में 31 होते हैं, इसलिए कवित कैसा है, दंडक। कवित कैसा है, दंडक है। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो तीनों है, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, गणपद, यानी इनमें गणों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन कवित में गणों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से अलग से लिख रहा हूं। जो कवित छंद है, बाकी सभी है वो साधारण है, लेकिन जो कवित है वो दंडक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखना, बाकी जो 3 है उन तीनों में गणों की संख्या निर्धारित रहेगी, लेकिन इसमें गण नहीं, केवल वर्णों को ध्यान दिया जाएगा, इसलिए क्या है, ये मुक्तक है। दंडक भी है और मुक्तक भी है। बाकी जो 3 बच गए, चाहे वो अपना द्रुत विलंबित हो, मैं यहाँ पे शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं, चाहे वो अपना वंशस्थ हो, या फिर वो अपना कौन सा हो जाए, यहाँ पर सवैया हो जाए, ये तीनों के तीनों क्या है, साधारण है, क्योंकि वर्णों की संख्या 26 तक है। इसके अलावा तीनों में क्या किया जाता है कि वर्ण है और गण दोनों नियत रहते हैं, इसलिए गणबद्ध होते हैं। केवल एक कवित ही ऐसा है जिसमें गण नहीं रहते, केवल 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 और केवल किसका ध्यान रखा जाता है, वर्णों का ध्यान रखा जाता है, इसलिए क्या है, मुक्तक है। और वर्णों की संख्या 26 से ज्यादा 31 हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, दंडक हो जाएगा। और हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने कवित को हिंदी का जातीय छंद कहा है, हिंदी का अपना जातीय छंद है। ये किसने कहा था, निराला ने, हिंदी का जातीय छंद है, ये बात निराला जी ने कही थी, ये ध्यान रखना भाई। ये हिंदी का क्या है, जातीय, हिंदी का अपना छंद है। ये अपन ने बात किसकी कर ली, यहाँ पर वर्णिक छंदों के बारे में बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कि 4 अपने यहाँ पर मात्रिक छंद है। ये जो मात्रिक छंद है, इन मात्रिक छंदों में आपको क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें सम कौन सा है, अर्धपद सम कौन सा है और विषम कौन सा है। वर्णिक में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वर्णिक में चारों के चारों क्या है, समवर्णिक है। अब बात करेंगे यहाँ पर इसके, तो गीतिका है, यह सममात्रिक है, पहली बात। गीतिका कैसा है, सममात्रिक। हरिगीतिका कैसा है, सममात्रिक। ये रखना, यानी गीता में बातें सबके लिए समान है, ये रख लेना। गीता में जो बात कही गई है, चाहे वो गीतिका है चाहे वो हरिगीतिका है, दोनों में समान है सभी के लिए। कुंडलियां और छपे, ये दोनों के दोनों क्या है, विषम है, यानी 2 तो क्या हो गए, 2 तो हो गए सममात्रिक और 2 क्या हो गए, विषम मात्रिक। अर्धसम वाला रोल ही नहीं है, केवल यहाँ पर कुंडलियां और छपे, इन दोनों में 6 चरण होंगे। ये दादा कुंडलियां में 6 और छपे में भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये अपना विषम मात्रिक है। उसमें चारों के चारों समवर्णिक थे और इसमें 2 सममात्रिक हैं और 2 क्या हो जाएंगे, अपने विषम मात्रिक के छंद हो जाएंगे। अब इनकी थोड़ी सी अपन व्याख्या देखेंगे और उसके पश्चात जो पद है, पद तो अपनी परीक्षा में आएंगे नहीं, केवल इतना ही पूछा जाएगा कि उसके कोई पद दे दिया या देकर पूछा जा सकता है कि इसमें किस प्रकार का छंद है। तो वे थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे देता हूं। तो ये जानकारी देने से पहले कि मात्राओं का निर्धारण करेंगे, उससे पहले हम आपको बताना चाहूंगा कि जो मात्राएं हैं वो लगती कैसे हैं। वो मात्राएं हैं, उनका निर्धारण आपको किस प्रकार से करना है, कैसे पता चलेगा कि जो कहीं पर कहाँ पे तो लघु मात्रा लगेगी और कहाँ पर आपकी गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तो मात्रा के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि स्वरों का जो वाचन होता है, उन स्वरों के वाचन में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। मात्रा मैंने बता दिया, स्वरों के वाचन में लगने वाला समय, स्वरों के, व्यंजन के नहीं, स्वरों के वाचन में जो लगने वाला जो समय है, स्वरों के वाचन में लगने वाला जो समय है, उस समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब देखिए मात्रा है वे 2 प्रकार की होती हैं। एक जो मात्रा होती है वह लघु मात्रा होती है और एक जो मात्रा होती है वो कौन सी होती है, गुरु मात्रा। लघु मात्रा को खड़ी पाई से और गुरु मात्रा को वक्र पाई से दर्शाया जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे।
अब देखिए मैंने ये तो लिख दिया कि स्वरों के वाचन में लगने वाला समय, यानी जो मात्राएं होती हैं वो किसके ऊपर लगेंगे, स्वरों के ऊपर लगेंगे। अब ये जो स्वर होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो स्वर होता है वो कौन सा स्वर होता है, ह्रस्व स्वर होता है, और एक जो स्वर होता है वो कौन सा होता है, दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लघु है वो लघु मात्रा किसके ऊपर लगेगी, ह्रस्व स्वर के ऊपर। और ये ह्रस्व स्वर कौन से हैं, तो ये 4 ही हैं, ए, ई, उ और री, ये 4 ही हैं। इसके अलावा बात करें गुरु मात्रा, तो ये किस पे लगेगी, दीर्घ स्वरों के ऊपर। तो ये दीर्घ स्वर है वो कितने हैं, ये 7 कौन से, अ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। अब दो बच गए, अंग और अह, ये न स्वर है न व्यंजन है, लेकिन वर्णमाला इनका भार वहन करती है, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं अयोगवाही। अंग और अह ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, अयोगवाही वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयोगवाही वर्ण कहलाते हैं। और इन अयोगवाही वर्णों के ऊपर हमेशा ही क्या हो जाएगा, गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। ये जो अंग और अ इसको अपन बोलते हैं अनुस्वार, यानी कहीं पर भी आपको अनुस्वार देखने को मिल जाता है तो गुरु मात्रा लगानी है। विसर्ग आपको देखने को मिल जाता है तो आपको वहां पर क्या लगानी है, गुरु मात्रा। यानी जो लघु मात्रा है वो केवल 4 के ऊपर लगेगी, इतना ध्यान रख लेना। ए, ई, उ, री, इन 4 के ऊपर कौन सी मात्रा लगेगी, लघु मात्रा। इन 4 के अलावा जितने भी हैं उन सब के ऊपर क्या लगेगी, गुरु मात्रा। अच्छा, एक चीज ध्यान रख लेना, पहली चीज तो ये ध्यान रखना मात्रा निर्धारण के स्वरों पर लगती है, स्वरों पर मात्रा लगती है, व्यंजन पर नहीं। पहली बात तो ये कि व्यंजन के ऊपर कभी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन ह्रस्व स्वरों पे लघु मात्रा, और जो दीर्घ स्वर होते हैं उन दीर्घ स्वरों के ऊपर क्या किया जाएगा, गुरु मात्रा का प्रयोग। यदि इनको काउंटिंग करेंगे तो इसके लघु मात्रा की काउंटिंग करोगे तो इनकी संख्या कितनी होती है, और इसकी कितनी होती है, 2 होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया माता, एक शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पे पिता। अब देखिए माता में आकाश स्वर निकल रहा है तो आप गुरु मात्रा, यहाँ पर आकाश स्वर निकल रहा है तो कौन सी आ जाएगी, गुरु मात्रा। तो यहाँ पे कितनी, 2 इसमें 2 इसमें, तो टोटल मात्रा कितनी हो जाएंगी, 4। पिता में देखिए ई छोटी है, लघु मात्रा, आकाश स्वर निकल रहा है तो ये कौन सी हो जाएगी, गुरु मात्रा। छोटी ई है तो छोटी के ऊपर क्या लगेगी, लघु मात्रा। तो 1 इसमें, 2 इसमें, 3, तो इसमें मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनका निर्धारण करना है। अब देखिए यहां पे हमने देख लिया, यहां पर हमने देख लिया, एक सिचुएशन बनती है। अब देखिए अनुस्वार आ गया और विसर्ग आ गया, यानी अनुस्वार और विसर्ग, ये अनुस्वार आ गया और ये अपना आ गया विसर्ग। तो इसके ऊपर भी मैंने आपको पहले बता दिया कि इनके ऊपर भी क्या हो जाएगा, गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। केवल इन 4 के ऊपर लघु मात्रा लगानी, बाकी सबके ऊपर चाहे वो अयोगवाही वर्ण हो, सबके ऊपर गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए सिचुएशन क्या बनती है कि मान लीजिए कोई ह्रस्व स्वर आ गया, यहाँ पर ह्रस्व स्वर है, लेकिन इस ह्रस्व स्वर के बाद में कोई 1/2 आ गया, 1/2 आधा अक्षर आ गया। अब एक, या फिर हम इसको ऐसे भी घुमा के कह सकते हैं कि कोई संयुक्त अक्षर आ जाए, संयुक्त अक्षर आ जाए। तो संयुक्त अक्षर जैसे क्षय, तरह के श्रय है, क्षय है, त्रय है, य है, श्रय है, ये से आ गया। या फिर विद्यालय वाला डे है, उसको भी संयुक्त रूप में लिखा जाता है, मान्यता हालांकि 4 में है। इनके जब टुकड़े करते हैं तो टुकड़े हो जाएंगे क और स। तो इसमें पहले वाला आता ही आ गया। बात आते की है कि ह्रस्व के बाद आ जाए, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि संयुक्त अक्षर आ जाए। इसके बाद में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके पश्चात कोई हलंत आ जाए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इसके बाद किसी विसर्ग का प्रयोग कर दिया जाए। यदि ये सिचुएशन आ जाती है तो वहां पर जो ह्रस्व स्वर जो आपको दिखाई दे रहा है वहां पर लगनी तो कौन सी चाहिए, लघु मात्रा, लेकिन वहां पर लघु न लगकर कौन सी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा, तो इसकी सिचुएशन ये है कि यहाँ अक्षर आना चाहिए बस। ह्रस्व के बाद में संयुक्त अक्षर हलंत, हलंत आधा संयुक्त एक ही बात है, क्योंकि संयुक्त में जो पहला आएगा जब उसके टुकड़े करेंगे तो ये आधा ही आएगा। तो आधा संयुक्त अक्षर हलंत विसर्ग आ जाए तो ह्रस्व होते हुए भी हमें यहाँ पर क्या करना है, गुरु मात्रा का प्रयोग करना है। अब देखिए अनुस्वार और विसर्ग ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक चीज है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु में आपको ज्यादा असमंजस की स्थिति नहीं रखनी है कि जब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है तो चंद्र बिंदु के प्रयोग में जो जैसा है स्वर के ऊपर ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए ये चंद्र बिंदु लगी हुई है ए के ऊपर और एक चंद्र बिंदु लगी हुई है आ के ऊपर,
तो ज्यादा असमंजस नहीं रखना है। और यहाँ पर तो चंद्र बिंदु किसके ऊपर, तो लघु मात्रा, यहाँ पर किस पे लगेगी, दीर्घ स्वर पे, तो गुरु मात्रा। जैसे अ है, अ के ऊपर अनुस्वार लग गया, तब यहाँ पर आपको गुरु मात्रा लगानी है। चंद्र बिंदु का कोई रोल नहीं है, चंद्र बिंदु कहीं पर भी स्वर के ऊपर लगी उसका ध्यान रखना बस। ये तीन कुछ चीजें हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी छंद होता है, उस छंद का जो अंतिम जो वर्ण होता है उसको छंद की आवश्यकता के अनुसार हम लघु भी मान सकते हैं और उसको छंद की आवश्यकता के अनुसार उसको गुरु भी माना जा सकता है। हालांकि जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा में तो प्राय माना वर्ण होता है उसको गुरु माना जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हमने मात्रा निर्धारण है उसके बारे में देख लिया कि जो स्वर है उसके ऊपर मात्रा लगेगी, व्यंजन के ऊपर कभी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। स्वर है, ह्रस्व है तो लघु लगा देनी है, दीर्घ है, अनुस्वार विसर्ग है तो कौन सी मात्रा, गुरु मात्रा है। और ह्रस्व के पश्चात कोई आधा अक्षर आ जाए, संयुक्त अक्षर आ जाए, द्वित्व आ जाए, द्वित्व का मतलब एक ऐसा जैसे हड्डी शब्द में डैट दो बार, एक बार आधा एक बार पूरा, तो ये समान शब्द की समान वर्ण की आवर्ती हो रही है, यहाँ पर एक बार आधा एक बार पूरा, तो वहां पर आपको क्या करना है कि वहां पर भी आपको इसका किसका प्रयोग करना है, ह्रस्व होते हुए भी गुरु मात्रा करना है। तो ये जो मात्रा है उस मात्रा को बता दिया। अब देखिए ये क्यों होता है, जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षा में नंबर आ गए, जैसे मान लीजिए और आपके आगे 5.5, अब उस 5.5 को आप 5 मानोगे या 6 मानोगे, तो सीधी सी बात है हम आगे की ओर दौड़ लगाएंगे और आगे की ओर दौड़ लगाकर क्या करेंगे, 6 करेंगे। इसके कारण इस आधे के कारण, इस आधे के कारण पहले वाला है वो बड़ा हो जाता है। ये बात यहाँ पे है, ह्रस्व है, आधा आ रहा है तो आधे वाला है, इससे पहले वाला हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा रखना है। अब एक तरफ मैं लिख रहा हूँ अपने जो मात्रिक छंद उनके बारे में है, वो जो वर्णिक छंद है उनके, और शॉर्ट रूप में हम इसका अध्ययन कर लेंगे कि ये जो है वर्ण वर्णिक है या मात्रिक है और कहाँ पर होंगे, कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लेंगे। जो अपने अंक है उन अंकों को अपन आसानी से बटोर लेंगे, उन अंकों को अपन जाने नहीं देंगे। तो देखिए एक तरफ मैं लिख रहा हूँ अपने जो मात्रिक छंद है उसको लिख रहा हूँ और एक तरफ है अपने जो वर्णिक छंद उसको लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन छंद होंगे, तो मात्रिक छंदों में सबसे पहला कौन सा है, गीतिका। अपना गीतिका, उसके पश्चात आ जाएगा अपना कुंडलियां, और कुंडलियां के बाद में आ जाएगा अपना ये चारों कैसे हमने, ये मात्रिक छंद कैसे हैं, मात्रिक। अब बात करते हैं वर्णिक छंदों के बारे में कि जो वर्णिक छंद कौन से हैं, तो वर्णिक छंद भी 4 हैं। तो एक तो है अपना द्रुत विलंबित, एक अपना हो जाएगा वंशस्थ, एक हो जाएगा अपना सवैया, अपना कवि। ये कुल 8। अब इनको से होता है उस छंद में 26 मात्राएं, गीतिका छंद में कितनी मात्रा हो जाएंगी, 26 मात्रा। ये बढ़ गई, दोनों के दोनों लघु है, दोनों के दोनों कौन सी लगेगी, लघु। 1 और 2, गीतिका 26 सही पहले बता दिया, गीतिका में 26 है और 26 से पहले 2 जुड़ी है, तो 26 से पहले 2 जुड़े 26 तो 28 हो जाएंगे। तो प्रश्न ये बन जाएगा कि गीतिका छंद के प्रारंभ में या आदि में जब 2 मात्राएं जोड़ दी जाएंगी तो वहां पर कौन सा छंद बन जाएगा, तो वहां पर कौन सा छंद बन जाएगा, 2 मात्राएं जोड़ोगे और दोनों के दोनों क्या कर दिया जाएगी, लघु की। ये ध्यान रखना, ये 2 मात्राएं, दोनों मात्राएं कैसे होगी, 2 लघु मात्राएं। गीतिका छंद के प्रारंभ में जुड़ेंगी, बाद में नहीं जुड़ेगी, आदि में जुड़ेगी, प्रारंभ में जुड़ेगी, बाद में नहीं जुड़ेगी। ये भी इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये गीतिका यदि आपको पता है कि 26 है। अब देखिए दोनों के दोनों मैंने आपको पहले बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों के दोनों सममात्रिक है। मात्रिक भाई ये देखिए दोनों कैसे मात्रिक है, यानी मात्राओं की जो संख्या होती है वो कितनी होगी, निश्चित होगी। गीतिका के 4 चरण, चारों में 26 मात्राएं, हरि गीतिका में 4 और चारों में कितनी मात्राएं हो जाएगी, 28 मात्राएं हो जाएंगी। अब ध्यान में आपको ये रख लेना है कि ये जो 26 मात्राएं होती हैं इसमें यदि कितने पर होती है, 14 व 12 पर।
14 व 12 पर क्या होती है, यति होती है। 14 12 पर यति होती है। हरि की टीका में क्या होता है कि दो प्रारंभ में जुड़ी थी, तो 14 में 2 जोड़ दो तो 16, तो इसमें यति कितने पर हो जाएगी, 16 है 12 पर। हरि की टीका है, उस हरि की टीका में यति कितने पर हो जाएगी, 16 है, और 12 के ऊपर क्या हो जाएगी, यति हो जाएगी। इस चीज को आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब देखिए, गीति का छंद है और हरिगीति का, दोनों ही सममात्रिक छंद है, और इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि जो भी सममात्रिक छंद होते हैं उसमें जब तुकबंदी लगती है तो तुकबंदी कैसे होती है, पहले चरण की दूसरे के साथ और तीसरे चरण की चौथे चरण के साथ क्या मिलती है, तुक मिलती है। पहले की दूसरे के साथ, तीसरे के चौथे के साथ, ये इसमें रहेगा, पहले की दूसरे के साथ, तीसरे के चौथे के साथ तुके मिलती है। ये ध्यान रख लेना भाई, इसका आपको विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा गीति का जो छंद है, इस गीति का छंद, ये जो तीसरी मात्रा है, तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्रा, ये लघु होती है। ये मात्रा क्या होती है, लघु होती है। अब हरिगीति का में क्या होता है कि 2 जोड़ देंगे तो सब में 2 जोड़ दो, तो यहाँ पे 3 7 12 7 19 और 26, ये जो मात्राएं होंगी ये क्या हो जाएंगी, लघु मात्रा। बस ये कुछ विशेषताएं हैं जिनको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये क्या है, गीतिका और हरिगीतिका। गीतिका 26 मात्राएं, 14 12 पर यति हो जाएगी, तो पहले के दूसरे के साथ, तीसरे के चौथे के साथ। हरिगीतिका में क्या हो जाएगा, 28 मात्राएं होंगी, 16 12 के ऊपर क्या होगी, यति होगी, पहले के दूसरे के साथ, तीसरे के चौथे के साथ क्या मिलेगी, तुकबंदी। और यहाँ पर लघु मात्रा 3 10 17 24 लघु मात्रा होगी, और यहाँ पर 5 12 19 26 जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, अपने रखना है। अब बात करते हैं अपने कुंडलिया छंद की और छपे। इसमें 6 चरण होंगे और 6 चरण होंगे, तो दोनों के कुंडलियां और छपे, दोनों जो छंद है वो किस प्रकार के छंद है, दोनों ही क्या है, विषम मात्रिक छंद है। कुंडलियां भी विषम मात्रिक है और छपे है वो भी किस प्रकार का है, विषम मात्रिक है। इसमें जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि कुंडलियां जो छंद है ये कौन से 2 छंदों से मिलकर बना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये है दोहा प्लस रोला, दोहा प्लस रोला, बस। और ये किससे मिलकर बना, जो छपे है ये मिलकर बना है रोला प्लस उलाला। बस इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे कि जो छपे छंद है वो कौन से 2 छंदों से मिलकर बना है। 6 होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। कुंडलियां में 6 चरण होंगे और छपे में भी कितने चरण होंगे, 6 चरण होंगे। अब ये जो कुंडलियां छंद है ये कौन से 2 छंदों है, एक तो है दोहा और एक है रोला। दोहे के 2 चरण होंगे और रोला के कितने होंगे, 4। यहाँ पर रोला के कितने होंगे, 4, और उलाला के कितने हो जाएंगे, 2। अब देखिए यहाँ पर तो 2 है, उसके जो 4 चरण है, दोहा छंद के जो 4 चरण है उन 4 चरणों को क्या कीजिएगा, 2 पंक्ति में लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो दोहा छंद के जो 4 चरण है उनको 2 पंक्तियों में लिख दिया, तो यहाँ पर कुंडलियां छंद में वो 4 चरण नहीं माने जाएंगे बल्कि वो 2 चरण ही माने जाएंगे। और दोहा जो छंद है उस दोहा में ये भी दिखा था कि इसमें वर्णों की संख्या कैसे रहती है, 13 11 13 11 रहती है, यानी विषम में 13 13 और सम में 11 11। लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों एक ही चरण हो गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 13 11 का मतलब क्या हो जाएगा, 24। और रोला में भी कितनी होती है, 24, यानी 6 चरण होंगे और 6 चरणों में मात्राएं कितनी हो जाएंगी, 24 24। सब में कितनी कितनी हो जाएगी, 24। प्रारंभ में 24 और अंत में भी जो 4 है इसमें भी कितनी हो जाएंगी, 24 24 ही रख लेना, 24 24 24 और ये 24। यानी कुंडलियां जो छंद है उस कुंडलिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होंगी, 24 24 होंगी। प्रारंभ अपने को दिखाई दे रही है, इन रहेगा कि 13 11 11 के ऊपर यति अपने को देखने को मिलेगी, लेकिन अंतिम के जो 4 है इसमें यति कितने के ऊपर देखने को मिलेगी, 13 और 11 और 13 के ऊपर देखने को मिलेगी। बस इतना अंतर रहेगा और सभी में मात्राओं की जो संख्या है 24 रहेगी। अब आप बोलोगे सर जब सभी में 24 है तो यहाँ पर ये सममात्रिक नहीं, कैसे नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है वो क्या है 13 और 11, यहाँ पर क्या है 13 और 11, जबकि यहाँ पर क्या है 11 और 13, यानी पूरे आधे आधे नहीं है। यदि 6 है तो आधे आधे का तो मतलब हो गया 3 + 3 होना चाहिए, तो वो नहीं है। सेम का मतलब हो गया 6 के 6 समान होना चाहिए, वो भी नहीं है।
यहाँ पर 2 और 4 है, तो 2 और 4 अर्ध सम समत, इसलिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये छंद कौन सा हो जाएगा, कुंडलिया छंद हो जाएगा, जो किसमें चला जाएगा, विषम मात्रिक छंद में चला जाएगा। इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए कुंडलिया छंद की एक विशेषता है, ये प्रश्न जरूर आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा छंद है जो जिस शब्द से प्रारंभ, जैसे कुंडली, देखो ये कुंडलिनी है, ये कुंडलिनी है, ये कुंडलिनी है, ये देखिए ये कुंडलिनी, ये वापस घूम घूम के ये कुंडली आ रही है, यानी ये कुंडली क्या है कि जहां से शुरू होती है वहीं से समाप्त हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है, यानी इस कुंडलियां शब्द है प्रारंभ होता है, प्रारंभ, और जहां पे समाप्त होता है वो जो है समान, वो सब समान रहता है। यानी प्रारंभ का शब्द और समाप्ति का जो शब्द, अंतिम जो शब्द होता है वो क्या रहता है, यहाँ पर समान रहता है। जैसे गिरधर कवि कहना कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखे संग, गहरे नद नाला जहां तहा बचावे अंग, तहा बचावे अंग, झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा के होए ताहू गुजारे। कह गिरधर कवि राय सुन हुए मेरे पाटी, सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। तो देखिए ये छंद है, ये कहां से शुरू हुआ, लाठी से। क्या लाठी में गुण बहुत है, सदा राखी के संग, और अंत में क्या हुआ कि सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी, यानी लाठी से ही तो प्रारंभ हुआ और लाठी पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी के ऊपर क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। तो ऐसा छंद कौन सा है जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी पे समाप्त हो जाता है, तो वह छंद कौन सा है, अपना कुंडलिनी छंद है, कुंडलिनी छंद है। अब इसकी एक बात और ध्यान में रखनी है कि इसके प्रारंभ के जो 2 चरण है उसमें तो दोहा छंद के लक्षण पाए जाते हैं, बता दिया मैंने। प्रारंभ के 2 में दोहा के, और अंतिम के जो 4 में वो किसके लक्षण पाए जाएंगे, रोला छंद के लक्षण पाए जाएंगे। अब देखिए दोहा छंद में क्या हो जाएगा, दो छंद में मैंने बताया 13 11, ये एक चरण हो गया, फिर 13 11 ये दूसरा हो गया। अब जो अपन ने यहाँ पे देखा था कि जो दूसरा चरण है उस दूसरे चरण का जो अंतिम जो भाग है, उस दूसरे चरण के अंतिम भाग को तीसरे के प्रारंभ में दोहराया जाता है, ये ध्यान रख लेना। यानी दूसरा जो चरण है उस दूसरे चरण का अंतिम जो भाग है उसको तीसरे चरण के प्रारंभ में दोहराया जाता है। कैसे, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखी संग, पहला, गहरे नद नाला जहां तहा बचावे अंग, तहा बचावे अंग अंत में। अब यही क्या हो जाएगा, तीसरे चरण के प्रारंभ में, कैसे कि तहा बचावे अंग, झपट कुत्ता को मारे, यानी दूसरे चरण के अंग उसको प्रारंभ में दोहराया जाएगा। तो ये जो 2 बातें हैं इनको आपको विशेष ध्यान में रखना है। प्रत्येक चरण में मात्राओं की जो संख्या है वो आपको बताइए, ये प्रत्येक चरण में मात्राओं की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 24 मात्राएं हो जाएंगी। केवल 13 11 यति होगी प्रारंभ के 2 में, और अंतिम में 4 में यति कहां पर हो जाएगी, 11 और 13 में। अब देखिए यहां पर दोहा छंद है, इस दोहा छंद में अपन देखते हैं कि जो विषम चरण है उसमें 13 मात्राएं होती हैं और समचरणों में कितनी होती है, 11 होती है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों चरण मिलकर 2 अलग अलग चरण नहीं रहेगी, एक चरण बन जाएगा। अब यहाँ पर जो दोहा छंद है उसमें मात्राएं कितनी मात्राएं हो जाएंगी, ये हो गया अपना कौन सा, कुंडलिया छंद। अब बात करें छपे छंद की, तो छपे उलाला से, तो रोला में मैंने आपको बता दिया कि 24 मात्रा रोला में कितनी होती है, 24। उलाला की यदि बात करें तो उलाला में होती है 28। उलाला में कितनी होती है, 28। यानी प्रारंभ के जो 4 चरण है उसमें तो 24 और अंतिम के जो 2 है उनमें कितनी कितनी हो जाएंगी, 28। में यहाँ पे लिखा होता है कि ध्यान 24 24 24 28, ये किसका हो जाएगा, रहेगा। और सब में 24 तो किसका हो जाएगा, कुंडलिया का। ये 4 ये तो है रोला के, और इसमें 11 13 की ऊपर यति होगी। ये 2 किसके हैं, उलाला के। उलाला एक अर्धसमात्रिक है और दोहा भी एक अर्धसमात्रिक छंद है। उलाला में क्या होता है, 15 और 13 की यति होती है, ये ध्यान रखना। तो अंतिम के जो 28 स्लैश है उसमें कितनी हो जाएंगी, 15 13 की ऊपर यति हो जाएंगे। तो ये अपना जो छंद है ये कौन सा हो जाएगा, छपे छंद। ये छंद कौन सा हो जाएगा, अपना छपे छंद। तो जो छपे छंद है इसमें केवल प्रश्न ये पूछा जाएगा किससे मिलकर बना है, तो रोला और उलाला से। बस ये 2 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि कुंडलियां कौन से 2 से मिलकर बना है, कुंडलियां। तो कुंडलियां मिलकर बना है दोहा प्लस रोला, ठीक है। छपे किससे मिलकर बना है, तो छपे में रोला पहले आएगा और उलाला बाद में आएगा। इसकी ट्रिक ध्यान रख लेना।
तो छपे के मैंने बता दी शॉर्ट रूप में रो और ऊ और छ यानी छह। तो मैं के करूं छू रोहू छू कहीं करूं छू रोहू छू। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था कि रोहू छू तो छू का मतलब छपे छपे में क्या आ जाएगा रोला और रोला के बाद उदाना। और ये बताया था मैंने दोरो दोरो किसका दौरा कुंडो कुंडा का दौरा करते हैं नहाने के लिए। किसका दौरा करते हैं कुंडा का दौरा दोरो किसको दौरा करते हैं कुंड का दौरा करते हैं। क्यों करते हैं नहाने के लिए। बरसात का जब मौसम आता है तब हम क्या करते हैं कुंड में नहाने के लिए जाते हैं और वहां का दौरा करते हैं। तो दोहा और रोला तो दोहरा हो गया कुंडों का और क्या करच है रोच है भाई क्या करच है रोच। ये ध्यान रखिए छोटी सी ट्रिक है हालांकि इसको अन्यथा मत लेना। और ये जो चीजें याद रखने के लिए बस ये आपके हो गए गीतिका 26 हरि गीतिका 28 गीतिका में 14-12 और हरि गीतिका में 16-12 ये ध्यान में रख लेना। अब देखिए इसके अंतिम में जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्येक चरण के अंत में जो अंतिम में जो वर्ण आते हैं वो कैसे आते हैं। तो रटने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर ये लघु और ये गुरु बस अंत में क्या आता है लघु गुरु और इसमें भी अंत में क्या आ जाएगा लघु गुरु आ जाएगा। बाकी ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। कुंडलिया है दोहा रोला करना है छपे है रोला और रोला। कुंडलिया में मैंने आपको बता दिया कि जहां से ये सबसे प्रारंभ उसी में समाप्त होता है और दूसरे चरण के अंतिम भाग को तीसरे चरण के प्रारंभ में दोहराया जाता है। ये हो गए अपने 4 माद्री छंद। अब बात करते हैं अपने वर्ण छंदों के बारे में। तो द्रुत विलंबित है इसमें कितने वर्ण होते हैं 12 वर्ण। वंशस्थ में कितने वर्ण होते हैं 12 वर्ण। सवैया में वर्ण कितने होते हैं मैंने बता दिया कि 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। और ये जो तीनों के तीनों ही है ये तीनों के तीनों साधारण है क्योंकि इनमें वर्णों की संख्या कितनी है 26। 26 से ज्यादा होता है तो दंडक हो जाएंगे। अब कवित है उस कवित में कितने वर्ण है 31 वर्ण है तो इसलिए कवित कैसा हो जाएगा दंडक। कवित कैसा हो जाएगा दंडक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्योंकि इसमें 26 से ज्यादा वर्ण है। इसके अलावा जो द्रुत विलंबित है वंशस्थ है और सवैया है इसमें वर्णों के साथ साथ गणों का भी ध्यान रखा जाएगा इसलिए ये कैसा हो जाएगा गणपद। ये कैसा हो जाएगा ये तीनों के तीनों गणपद है। लेकिन बात करें कवित की तो कवित में केवल वर्णों का ध्यान रखा जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा मुक्तक। तो देखो अलग है दोनों चीजें। जहां पर ये 3 साधारण है ये दंडक है जहां पर ये 3 गणपद है वहीं पर ये क्या है मुक्तक है। हिंदी का अपना जातीय छंद है ये मैंने बता दिया निराला जी ने कहा था। 12 जो वर्ण होते हैं ये किस रूप में आएंगे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि द्रुत विलंबित छंद है उसमें 12 वर्ण का क्रम क्या रहेगा। पहले नयगण फिर भयगण और उसके बाद क्या आएगा रैगण। तो देखिए इस प्रकार अब ये नयगण कहां पर आएगा तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया शॉर्ट रूप में मैंने इसको आपको ट्रिक भी बताई थी जैसे आप नमक जोड़ सकते हो ठीक है। या फिर जैसे ये माता राज भान सलगा के अकॉर्डिंग यदि आप चलना चाहते ये माता राज भान सलगा। अब देखो मैं से 3 के जोड़े बनाओ तो तीनों के तीनों क्या बन रहे हैं यहाँ पर देखो तीनों के तीनों लघु 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 क्या हो जाएगा लघु 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 न से और ल तीनों में लघु लगेगी यानी तीनों के तीनों क्या आ जाएंगी लघु। तीनों के तीनों लघु आ जाएंगे इसका मतलब कौन सा हो जाएगा नैगण हो जाएगा। बै की बात करें तो यहाँ पर ये देखो बै के 3 के जोड़े बना लो तो गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु भय गुरु लघु लघु। रैगण की यदि बात की जाए तो ये रैगण हो गए ये राजवा तो गुरु लघु गुरु बस ये क्रम रहेगा इसका। ये ध्यान रख लेना आप नैगण भैगण भैगण और रैगण। अब ये इस रूप में यदि आ जाता है तो कौन सा हो जाएगा अपना द्रुत विलंबित। लेकिन मैंने बताया था नभो भरो क्या बताया था नभो भरो। इसका आ जाएगा वंशस्थ का आ जाएगा जतो जरो क्या आ जाएगा जतो जरो जयगण तैगण जयगण और रैगण। अब यहाँ पर ये जो जयगण है तो जय के 3 के जवान ये जवान जय भान तय की बात की जाए तो तय कहां पर है यहाँ पर ये रहा ताराज ताराज ये जा गया तो फिर ये लो ये रह गया ये लो। इस क्रम में यदि आ जाते हैं तो कौन सा हो जाएगा आपका वंशस्थ छंदे हो जाएगा। द्रुत विलंबित 12 वंशस्थ 12 ठीक है। अब यहाँ पर द्रुत विलंबित में नभो भरो और वंशस्थ में क्या जाएगा जतो जरो ठीक है। सवैया छंद इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण हो जाएंगे। इसके बारे में आपसे पूछेगा नहीं पूछेगा तो इतना पूछेगा कि भेद कितने होते हैं तो 11 भेद होते हैं बस ज्यादा नहीं। इसके अंदर आपको यदि वर्ण वर्ण गिन लेना है यदि आपके 12 ही वर्ण आ रहे हैं तब आपको देखना है कि इन 12 वर्णों में द्रुत विलंबित भी है वंशस्थ भी है तब आपको इसके ऊपर क्या देना है गणों के ऊपर ध्यान देना है। इसमें तो ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है 22 से लेकर 26 के वर्ण आगे काउंटिंग कर लेना कि वर्ण कितने हैं और काउंटिंग कर लिया कि यहाँ वजह से उसमें है ना पानी प्रात को छुयो नहीं और नैनन के जल से पग धोए। तो यहाँ पर सबको केवल वर्ण को काउंट करना है मात्राओं को नहीं कि जैसे पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं पानी प्रात को जैसे मान इतना ही लिख रहा हूं मैं ठीक है।
तो यहाँ पर बस कितने कर 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट कर लेना, और 22 से लेकर 26 तक आ जाते हैं तो कौन सा कर देना, सवया कर देना। ठीक है, और कुछ इसमें है नहीं है। फिर कवित बच गया, तो कवित में केवल गीतिस गिन लेना। यति आपसे पूछ दिया जाए तो 16 15 पर यति होती है। यति कितने पर होती है, 16 और 15 के ऊपर यति होती है। कई बार यति 8 8 8 और 7 के ऊपर भी होती है। बस ये ध्यान रख लेना। और ये अपने छंदों से संबंधित जो प्रश्न है जो पूछे जाने वाले हैं वो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार के प्रश्न अपने से पूछे जा सकते हैं। सामान्य जानकारी आपको दे दी है। 4 मात्रिक है, मात्रिक में भी गीतिका हरिगीतिका समात्रिक है। कुंडलिनी या छपे हैं वो दोनों के दोनों क्या है, विषम मात्रिक है। यदि वर्ण की बात करें तो द्रुत विलंबित, वंशज, सवैया और कवित ये चारों के चारों संवर्णिक है। सभी के सभी क्या है, संवर्णिक है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये 3 है साधारण है, और इसमें क्या होता है वर्ण के साथ गण भी काउंट होते हैं। कवित है तो कवित है, इसमें संख्या 26 से ज्यादा चली गई तो दंडक हो गया, और इसमें केवल वर्णों का ही ऊपर गिनती की जाती है, वर्णों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, गणों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर ये कोई सिस्टम नहीं है कि इनमें यति कहां पर होती है, इन 3 में कहीं पर भी नहीं है, केवल कवित में रहेगा। तो कवित में क्या हो जाएगा 16 और 15 पर, या फिर 8 8 8 7 के ऊपर क्या होती है, यति होती है। ये अपना वो छंदों का जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो गया है, जो अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसके बारे में एक शॉर्ट जानकारी मैंने दे दी है, क्योंकि परीक्षा के समय है, ज्यादा विस्तार से अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। नया सेशन चलेगा उसके बारे में पूरे एक एक छंद को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रख लेना कि अपने पढ़ा था ये मात्रिक छंद, मात्रिक छंद को जाति छंद भी कहते हैं भाई, ये ध्यान रख लेना। मात्रिक छंद को क्या कहते हैं, जाति छंद भी कहते हैं, और जो वर्णिक छंद होता है उस वर्णिक को वृत्त छंद भी कहते हैं। ये ध्यान रख लेना भाई, कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि मतलब आ जाएगी जिस छंद की गणना खाली काम के आधार पर होती है उसे वर्त छंद लिख दिया, नाम लिख दिया वर्त छंद कहते हैं। अब आप देखो कि यार ये तो अपने को पता ही नहीं, तो वर्त छंद वर्णिक को कहते हैं, ये ध्यान रख लेना। वह ठीक है। और यहाँ पर जो मात्रिक को क्या बोलते हैं, जाति छंद भी कहते हैं। तो ये अपना छंदों का टॉपिक है। एक चीज ये जरूर है कि छंदों का जो प्रवर्तक यदि आपसे पूछ दिया जाए तो छंद के प्रवर्तक है पिंगल मुनि। छंद के जो प्रवर्तक है वो कौन माने जाते हैं, पिंगल मुनि माने जाते हैं। और छंद को वेद पुरुष का क्या माना जाता है, पैर। छंद को वेद पुरुष का क्या माना जाता है, छंद को वेद पुरुष का क्या माना जाता है, पैर माना जाता है। ये अपना छंद का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी विस्तार से है, और उसका अपन अलग से वीडियो बनाएंगे पूरा विस्तार से। एक अकेले जैसे हरिगीतिका को लेंगे या गीतिका को लेंगे तो उसके ऊपर अपना लगभग 1 घंटे का पूरा व्याख्यान चला जाएगा। अब ये अपना कंप्लीट हो चुका है। यदि हमारा ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा हमें मोटिवेट करें। और आपकी किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमें सूचित करें, हमको अवगत कराएं, ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।